साइंस गैलेक्सी के यूट्यूब मंच पर एक बार पुनः स्वागत है आप सबका। आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री सब्जेक्ट में केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में आज हम लोग सीखेंगे संयोजकता बंध सिद्धांत यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अलावा हम लोग सिग्मा और पाई बंध का भी अच्छी तरीके से समाधान देखेंगे। तो ये चैप्टर कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से और 11th की वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से तथा इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनको बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड की प्रबलता इत्यादि समझने में सहायता मिलती है। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। बहुत अच्छा आज का टॉपिक है संयोजकता बंध सिद्धांत या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हम शॉर्ट में वीबीटी भी कहते हैं। वीबीटी सिद्धांत का प्रतिपादन हाइटलर और लंदन नामक वैज्ञानिकों ने किया था। बाद में इसको पॉलिंग ने इसको मॉडिफाई किया और उनके कुछ सहयोगियों ने इसको मॉडिफाई किया। चलिए समझते हैं सीधे सीधे क्या सिद्धांत कहता है। तो इसकी कुछ खास बातें हैं जिसको आप ध्यान दीजिए। पहली बात तो यह है कि दो परमाणुओं के जो हाफ फिल्ड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके कक्षकों में, उन्हीं के अतिव्यापन या ओवरलैपिंग से ये रासायनिक बंध बनते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया में केवल वे ही इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, वे ही ऑर्बिटल्स भाग लेते हैं जो हाफ फिल्ड होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन जो हमने बताया वो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहली बात तो यह है कि उनका वैलेंसी कोष हाफ फिल्ड हो, और दूसरा ये है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में। तो यहाँ पर पहली बात बताई गई कि दो परमाणुओं के जो हाफ फिल्ड सेल्स होते हैं, जो कक्षक होते हैं, जो ऑर्बिटल्स होते हैं, उन्हीं के अतिव्यापन से रासायनिक बंध बनता है। दूसरी बात यह है खास कि अतिव्यापन से बनने वाले इलेक्ट्रॉन युग्म का विपरीत स्पिन में होना आवश्यक है। हाफ फील्ड तो हो ही, साथ में एक का अगर स्पिन क्लॉकवाइज है और दूसरे का, एक का अगर हम क्लॉकवाइज कहें तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत चक्रण में होगा, तभी ये इस प्रकार के बंध संभव हो पाते हैं। जैसे अगर हम एक क्लॉकवाइज कहें, मान लिया ये हमारा एक क्लॉकवाइज घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तो दूसरा जो है वो क्या होना चाहिए, वो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, ठीक। यानी एक अगर इधर को है तो दूसरा इधर को होना चाहिए, तभी ये हो पाएगा। तो ये आवश्यक शर्त है। और तीसरी बात यह है कि बंध की मजबूती अतिव्यापन की मात्रा पर निर्भर करती है, कितना ओवरलैप हो रहा है। तो जितना ही अधिक ओवरलैपिंग होगी, बॉन्ड उतना ही अधिक मजबूत बनता है। तो बॉन्ड की मजबूती ओवरलैपिंग पर निर्भर करेगी। और अगला पॉइंट ये है कि बंध निर्माण में केवल सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं, ये तो हम पहले ही बता चुके हैं आपको। और अगला पॉइंट है परमाणु कक्षकों में अतिव्यापन जो है वो 3 प्रकार से होता है, s और s ऑर्बिटल के बीच में, दूसरा है s और p ऑर्बिटल के बीच में, और तीसरा है p और p ऑर्बिटल के बीच में। तो अतिव्यापन मुख्य रूप से 3 प्रकार से होता है, ss, sp और pp के बीच में। अब यह अतिव्यापन के भी 2 प्रकार हैं। अतिव्यापन के भी 2 प्रकार होते हैं। एक प्रकार उसमें जो हम देखेंगे उसमें सिग्मा बॉन्डिंग आएगी, और दूसरा आएगा पाई बॉन्डिंग, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कुछ अतिव्यापन से संबंधित
कुछ अणुओं का बनना समझ लेते हैं, इसके बाद में हम लोग सिग्मा और पाई बॉन्ड समझेंगे। जैसे हम हाइड्रोजन अणु के बनने की बात करें अगर, तो हाइड्रोजन अणु कैसे बनता है इस बात को समझिए। हाइड्रोजन जिसका जानते हैं आप कि इसकी कक्षा यानी 1h1 से इसको डिनोट किया जाता है, यानी इसकी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो हो जाएगा 1s1, यानी s ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये हाफ फिल्ड है क्योंकि s में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब एक दूसरा अणु भी हम H2 का ले लें, उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 1s1 ही रहेगा, ठीक, उसमें भी हाफ फिल्ड है। अब ये दोनों हाफ फिल्ड है, लेकिन H2 बनेगा तभी जब एक का रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज हो, इस प्रकार से हो, और दूसरा हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन जो मान लिया इसका इधर को हो रहा है, तो दूसरा जो हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन है इसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो, यानी इधर को हो, तभी ये आपस में मिल करके और H2 का निर्माण करेंगे। तो एक खास शर्त है कि एक, पहली बात तो यह है कि हाफ फिल्ड होना ही चाहिए, और दूसरी बात यह है कि रोटेशन इनका जो है वो विपरीत होना चाहिए, यानी एक अगर क्लॉकवाइज हो तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हो, तभी यह संभव है। इसी प्रकार से Cl2 की अगर हम बात करें तो Cl2 क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। 17 का मतलब हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p6 3s2 और 3p5 3p5, ठीक है। AS 3p6 लिखा हुआ भाई, 2 2 4 6 10 2 12 5 17 होता है। तो अब देखिए 3p में 3s में तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक, और 3p p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px py और pz। तो px में py और pz 3 4 और 5, ठीक। अब इसमें जो pz इसका है, इस pz में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी ये पूरा भरा नहीं है, हाफ फिल्ड कह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक इसका pz का और दूसरा Cl परमाणु होगा उसका भी pz कक्षा का pz ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो कैसे इलेक्ट्रॉन हो, यह इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, तभी Cl2 के अणु का निर्माण होगा। ये खास बात है। दोनों का रोटेशन जो है, दोनों अणुओं के जो हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन है या जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका रोटेशन एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए, यानी एक अगर क्लॉकवाइज हो तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज हो, इस चीज का ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से जो दूसरा Cl परमाणु होगा उसमें भी pz कक्षक जो है वो अधूरा रहेगा, और ये दोनों एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज आपस में मिलकर के Cl2 का निर्माण करते हैं। ठीक इसी प्रकार से H2O का निर्माण क्या होता है, H2O में 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं। अब एक हाइड्रोजन परमाणु, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, मान लिया ये क्लॉकवाइज है, ये भी मान लिया क्लॉकवाइज है। अब अगर H2 का तो इस प्रकार से होगा, O की बात करें, O का परमाणु क्रमांक होता है 8। 8 का मतलब हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p4 2p4। अब 2p4 का मतलब देखो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन 2p p में हमारे 3 ऑर्बिटल्स बन गए, px py और pz। तो px py और pz पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब में चला जाएगा। अब हमारे पास py और pz ऑर्बिटल्स जो है वो हाफ फिल्ड है, यानी इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक। तो ऐसी स्थिति में अब यहाँ के ये एक इलेक्ट्रॉन, यह एक इलेक्ट्रॉन, ये किससे रिएक्शन में भाग लेगा, H से भाग लेगा।
और इसका क्लॉकवाइज इसके एंटी क्लॉकवाइज से, या इसका एंटी क्लॉकवाइज इसके क्लॉकवाइज से, ठीक इसी प्रकार से जुड़ पाएंगे और तब जाकर के H2O का निर्माण होता है। ठीक, उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। दो खास बातें हैं, हाफ फिल्ड होना चाहिए ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में जैसे px ऑर्बिटल है, py है, pz है, तो सब में दो दो होते हैं, लेकिन अनपेयर्ड हो, हाफ फील्ड कह लो या अनपेयर्ड कह लो, एक ही बात यहाँ पर आ जाएगी अपने समझने के लिए। और दूसरी बात यह है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन का रोटेशन क्लॉकवाइज हो तो दूसरे का रोटेशन क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज हो, तभी वो आपस में मिलकर के बॉन्ड का निर्माण कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं बात भी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ये सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं। सिग्मा सिग्मा बंध क्या होते हैं, तो हम कह लें दो s ऑर्बिटलों या फिर एक s और एक p ऑर्बिटल, या फिर दो p ऑर्बिटलों के अक्षीय अतिव्यापन से बने बंध को सिग्मा बंध कहते हैं। फिर से एक बार कह लें, दो s ऑर्बिटलों अथवा एक s और एक p ऑर्बिटल, अथवा दो p ऑर्बिटलों, दो s अथवा एक s और एक p, अथवा दो p ऑर्बिटलों के अक्षीय अतिव्यापन से बने बंध को सिग्मा बंध कहते हैं। यह सिग्मा बंध की विशेषता क्या है, तो ये 5 पॉइंट यहां पर हमने लिख दिया है। समझ लीजिए कि इनमें इलेक्ट्रॉन का घनत्व जो है वो नाभिकीय अक्ष पर दोनों नाभिकों के मध्य अधिकतम होता है। दोनों नाभिकों के मध्य अधिकतम होगा इलेक्ट्रॉन घनत्व, नाभिकीय अक्ष पर होगा। अभी मैं समझा रहा हूं इसको। दूसरी बात यह है कि यह बंध अधिक शक्तिशाली होते हैं, और यह जो जितना बंध जितना शक्तिशाली होगा, क्रियाशीलता उसकी उतनी ही कम होती है, क्योंकि उसको तोड़ना कठिन काम होगा, इसलिए वो स्थायी होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, थोड़ा सा स्थायी होते हैं। तो यह बंध अधिक शक्तिशाली होते हैं, यह कम क्रियाशील होते हैं, इनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, और सिग्मा बंध वाले अणुओं का स्वतंत्र घूर्णन संभव है। देखिए क्या होता है, हम जानते हैं कि s ऑर्बिटल शेप में कैसा होता है। तो s ऑर्बिटल जो है वृत्ताकार होता है। एक s ये हो गया, दूसरा हमने ले लिया s ऑर्बिटल, ठीक। तो दो s ऑर्बिटलों के, ये मान लिया इसका अक्ष, इन दोनों का अक्ष ये हम मान लें, ठीक। तो इनके अक्षीय अतिव्यापन से जो बंध बनता है उसको हम सिग्मा बंध कहते हैं। यहां पर ये सिग्मा बंध बनेगा, ठीक है। ये भी S है और ये भी S है, तो इसमें सिग्मा बंध कहे ये होगा। और इसमें इसी अक्ष पर जो इलेक्ट्रॉनों का जो घनत्व होगा, मान लिया इसका सेंटर ये है, नाभिक ये है, पहले का नाभिक ये दूसरे का नाभिक है, तो दोनों नाभिकों के बीच में इलेक्ट्रॉन घनत्व देखिए ज्यादा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बॉन्डिंग हो रही है। जहां पर बॉन्डिंग हो रही है वहीं इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है वो दोनों नाभिकों के मध्य में अधिकतम होता है। ये तो रहा एस एस की बात करें। अब हम अगर एस और पी की बात करें, तो मान लिया हमारे पास ये एक एस ऑर्बिटल है और एक ये पी ऑर्बिटल है। ये हमारा पी ऑर्बिटल हो गया, तो इनका ये अक्ष हो जाता है। तो जब एक एस और एक पी ऑर्बिटल के अक्षीय अतिव्यापन से जो बंध बनता है उसको भी हम सिग्मा बॉन्ड कह लेंगे। यहाँ पर ये एस है और ये है आपका पी, ठीक है। तो एस और पी के बीच में भी सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ठीक। ये इसका नाभिक हो जाएगा, इसका नाभिक, दोनों नाभिकों के बीच में इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है, ये आपका सिग्मा बॉन्ड हो गया। इसी प्रकार से दो पी ऑर्बिटल अगर ले लिए जाए, तो एक पी ऑर्बिटल मान लिया हमारे पास ये है, ठीक। और थोड़ा सा ठीक से बना दें।
और दूसरा भी पी ऑर्बिटल अगर हम ले लेते हैं कोई, मान लिया ये है हमारा, तो इनका ये अक्ष मान लिया, तो यहां पर भी अक्षीय अतिव्यापन से ये ओवरलैपिंग हो रही है। ये ओवरलैपिंग जितनी अधिक होगी उतना ही बांड मजबूत बनेगा, तो ये सिग्मा बांड हो जाएगा। ठीक, पी और पी के बीच में। तो परिभाषा को कम शब्दों में हम यही कह सकते हैं कि दो एस ऑर्बिटल्स, अथवा एक एस और एक पी ऑर्बिटल, अथवा दो पी ऑर्बिटलों के एक्सिस वाइज ओवरलैपिंग से बने बांड को सिग्मा बांड कहते हैं। यह अधिक मजबूत होते हैं, और जब अधिक मजबूत होंगे तो क्रियाशीलता इनकी कम होती है। इनमें स्वतंत्र घूर्णन संभव है, समावयता नहीं दर्शाएंगे, स्वतंत्र अस्तित्व होता है, शक्तिशाली होते हैं, नाभिकीय घनत्व अक्ष पर अधिक होता है। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन का घनत्व नाभिकीय अक्ष पर अधिक होता है। इतनी बात हो गई आपके सिग्मा बांड के लिए। सिग्मा बांड और पाई बांड को परीक्षा में पूछे जाते हैं, और किसी भी कंपाउंड में सिग्मा और पाई बांड को निकालना भी पूछा जाता है। जितने भी सिंगल बांड वाले होते हैं या सिंगल बांड जो भी होता है वो सिग्मा बांड कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाई बांड क्या होते हैं, पाई बांड को समझिए। तो दो पी ऑर्बिटलों के पार्श्वी अतिव्यापन से बने बंध को पाई बंध कहते हैं। पार्श्व माने साइड वाइज, ठीक है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से जो बने बंध होते हैं उनको हम पाई बंध कहते हैं। पाई बंध में अंतः नाभिकीय अक्ष पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो शून्य होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा अक्ष के इधर उधर दोनों तरफ, अभी मैं बता रहा हूं इसको। और अंतः नाभिकीय अक्ष के दोनों ओर इलेक्ट्रॉन घनत्व समान होता है। पाई बंध तभी बनता है जब दो परमाणुओं में पहले से ही एकल बंध यानी सिग्मा बांड हो, तभी बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। पाई बंध बनाने वाले यौगिकों में ज्यामितीय समावयता पाई जाती है, और यह बंध दुर्बल प्रकृति के होते हैं। ये 4.5 यहाँ पर लिखे गए हैं पाई बंध से संबंधित। ये पॉइंट आप ध्यान कर ले, नोट कर ले, आवश्यकता हो जैसे भी बने, कि पाई बंध वाले कंपाउंड ज्यामितीय समावयता दर्शा सकते हैं। पाई बांड कमजोर होते हैं, तो जब बांड कमजोर होगा तो वो कंपाउंड होगा जो इसमें पाई बांड होगा वो अधिक क्रियाशील होगा। ठीक, और पाई बांड उन्हीं में बनेगा जिनमें ऑलरेडी एकल बंध यानी सिग्मा बांड पाए जाते होंगे। तो इतनी खास बातें नहीं। अब जरा समझ लीजिए इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में। जैसे मान लिया एक हमारा पी ऑर्बिटल ये इस प्रकार से है, और दूसरा पी ऑर्बिटल मान लिया ये हम ले रहे हैं ये। ठीक, तो इसका अक्ष तो ये हो रहा है, लेकिन अक्ष से नहीं, अक्ष के ऐसे, जैसे मान लिया एक ये है पी और एक ये पी, ऐसे आ जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से बने बंध को स्लाइडिंग बने बंध को हम पाई बंध कहेंगे। ये जो बांड बन रहा है आपका ये पाई बांड हो जाएगा। ठीक है, ये वाला बांड, ये वाला बांड, यहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व और यहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व दोनों तरफ क्या रहेगा, समान रहेगा। यही बात दूसरा पॉइंट कहता है, अंतः नाभिकीय अक्ष के दोनों ओर इलेक्ट्रॉन घनत्व समान होता है। ठीक, ये खास बात है। किसके किसके बीच में बनेगा, पी और पी ऑर्बिटल के ही बीच बनेगा। ठीक है, पी और पी के बीच में। ये सिग्मा बांड की अपेक्षा में दुर्बल होते हैं। जब दुर्बल होंगे तो इनको तोड़ना आसान होगा। तोड़ना जिनको आसान होगा वो यौगिक अधिक क्रियाशील होंगे। तोड़ना आसान होगा या आसानी से टूट जाए, एक ही बात पहले, तो वो अधिक क्रियाशील यौगिक होते हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं बात आपकी समझ में आ गई होगी सिग्मा और पाई बांड से संबंधित। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो सिंगल बांड, डबल बांड और ट्रिपल बांड, इनके सामान्य लक्षण क्या होते हैं। सिंगल बांड वाले कंपाउंड के
डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड के और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड यौगिकों के या कंपाउंडों के सामान्य लक्षण या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तो पहली बात अगर हम बात करें तो बॉन्ड लेंथ की बात करें। बॉन्ड लेंथ यानी बंध की दूरी। ठीक, सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं यानी जो एकल बंध होते हैं, एकल बंध जिनमें केवल होता है, उनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। जैसे अगर हम कार्बन और कार्बन परमाणु की बात करें जिनमें आपस में कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड के रूप में का जुड़ा हो, तो यहां पर इसकी बॉन्ड लेंथ हो जाती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। यहां पर इसकी बॉन्ड लेंथ बनेगी 1.54 एंगस्ट्रॉम। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड होने पर बॉन्ड लेंथ हो जाती है 1.35 एंगस्ट्रॉम। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड होने पर बॉन्ड लेंथ हो जाती है 1.21 एंगस्ट्रॉम। 1.21 एंगस्ट्रॉम। इसको हम 3 ही कर लें, वही ठीक रहेगा। 1.33 कह लें। ठीक, 1.33। एक मिनट, 1.33। ठीक है, तो ये चीजें याद होनी चाहिए, आप याद कर लें ध्यान से अच्छी तरीके से कि सिंगल कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ होगी 1.54 एंगस्ट्रॉम, और अगर डबल बॉन्ड है तो होगी 1.33, और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ और घट जाती है और फिर हो जाती है 1.21 एंगस्ट्रॉम। इस प्रकार से हम क्या पाते हैं कि अगर इसको ग्रेटर देन लेस देन के फॉर्म में लिखना हो तो सिंगल बॉन्ड इज ग्रेटर देन डबल बॉन्ड इज ग्रेटर देन ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध, एकल बंध, एकल बंध इज ग्रेटर देन द्विबंध और इज ग्रेटर देन त्रिबंध। ये तो हो जाती है बॉन्ड लेंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, इसके बाद में अगली बात आती है कि बॉन्ड एनर्जी क्या होती है। अगली बात है बॉन्ड एनर्जी। एनर्जी या इसको हम पावर भी कहते हैं। तो बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड पावर क्या है, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरीके से। समान प्रकार के एक मोल बंधों को तोड़ने के लिए, समान प्रकार के अगर अणु हैं, समान प्रकार के बंध हैं, तो एक मोल बंधों को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा को हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। जो भी ऊर्जा लगती है एक मोल, तो एक मोल यानी प्रति मोल, तो जो इसका मात्रक होगा वो किलो जूल प्रति मोल में होगा। क्या मात्रक होगा? किलो जूल प्रति मोल। तो यहां पर अगर हम बात करें कि अगर हम त्रिबंध है, द्विबंध है और एकल बंध है, तो त्रिबंध में कई बंध हो जाते हैं भाई। इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, 3 बॉन्ड हो गए। तो 3 बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा ऊर्जा लगेगी, तो त्रिबंध की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है। तो हम ऐसे कह सकते हैं त्रिबंध, त्रिबंध की जो बॉन्ड एनर्जी है वो ग्रेटर है द्विबंध से, और द्विबंध की जो बॉन्ड एनर्जी है वो ज्यादा है एकल बंध से, एकल बंध से। ठीक, त्रिबंध की बॉन्ड एनर्जी सबसे अधिक होगी, द्विबंध की उससे कम होगी, और एकल बंध की सबसे कम होती। अगर हम त्रिबंध की बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो इसकी बॉन्ड एनर्जी होती है 839 किलो जूल प्रति मोल, और 839 839 किलो जूल प्रति मोल। और इसकी होती है
डबल बॉन्ड की 614 किलो जूल प्रति मोल और सिंगल बॉन्ड की होती है 347 किलो जूल प्रति मोल। ठीक, तो बॉन्ड एनर्जी त्रिबंध की सबसे अधिक होती है, द्विबंध की उससे कम होती है और एकल बंध की और भी कम होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझ लें कि क्रियाशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्रियाशीलता किसकी ज्यादा होगी? जो आसानी से टूट जाएंगे उनकी क्रियाशीलता ज्यादा हो जाएगी। तो सिंगल बॉन्ड वाले आसानी से तो टूटेंगे नहीं, टूटेंगे तो डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले। हालांकि अगर कई हैं बॉन्ड, तो जब कई बॉन्ड होंगे तो जिनमें बॉन्ड एनर्जी ज्यादा लगेगी उनकी फिर क्रियाशीलता कम हो जाएगी। ठीक, जिनकी बॉन्ड एनर्जी जिनमें कम रहेगी उनको आसानी से तोड़ा जा सकता है। तो क्रियाशीलता के संबंध में हम ये कह लें कि जो त्रिबंध वाले हैं वो अधिक क्रियाशील होंगे। ठीक, यानी सीधे सीधे हम क्रियाशीलता को पाई बॉन्ड से अगर मेंशन करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और उसके लिए यहाँ पर हमने लिख भी दिया है आपको कि जिस यौगिक में जितने ही अधिक पाई बंध होंगे वह उतना ही अधिक क्रियाशील होता है। तो इसको इस अर्थ में समझिए तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा कि अगर किसी यौगिक में पाई बॉन्ड ज्यादा है तो वह अधिक क्रियाशील होगा। जैसे हम अगर डबल बॉन्ड की बात करें तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। ट्रिपल बॉन्ड अगर है कहीं तो इसमें ये सिग्मा होता है, ये भी पाई होता है और ये भी पाई होता है। तो जिसमें पाई बंध ज्यादा होंगे वह अधिक क्रियाशील होगा। तो ट्रिपल बॉन्ड वाले में पाई बंध अधिक होते हैं इसलिए अधिक क्रियाशील होगा। तो त्रिबंध वाला अधिक क्रियाशील यौगिक होगा। ठीक, फिर उसके बाद में द्विबंध वाला आएगा, ये उससे कम क्रियाशील होगा। और फिर इसके बाद में एकल बंध आएगा, एकल बंध। ठीक, हालांकि बॉन्ड एनर्जी त्रिबंध की ज्यादा है लेकिन क्रियाशीलता भी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड को तोड़ना आसान हो जाएगा और यहाँ पर ये बॉन्ड टूट करके कोई दूसरा कंपाउंड आसानी से, कोई दूसरा परमाणु आसानी से यहाँ पर लग पाएगा। तो क्रियाशीलता त्रिबंध की ज्यादा होगी, द्विबंध की उससे कम होगी और सिंगल बॉन्ड की सबसे कम होगी। जबकि बॉन्ड एनर्जी की अगर हम बात करें तो त्रिबंध की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, द्विबंध की उससे कम होती है और त्रिबंध की उससे भी सिंगल बॉन्ड की उससे भी कम होती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज सीखा कि सिग्मा और पाई बॉन्ड की क्रियाशीलता के संबंध में, बॉन्ड लेंथ के संबंध में और सिद्धांत हमने समझा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आगे हम देखेंगे अगले लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और इससे जुड़ी हुई अन्य बातें, महत्वपूर्ण बातें देखेंगे। ये चैप्टर काफी महत्वपूर्ण होता है और किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, इस कंपटीशन एग्जाम में भी इस टाइप के खूब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहिएगा हमारे अन्य वीडियो के साथ में। धन्यवाद।